सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे कि हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, रिटेन संविधान है, यहाँ पे जटिलता है संशोधन में, सरलता भी है, केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, राज्यों की अपेक्षा केंद्र मजबूत है, इमरजेंसी में उसके पास और भी सारी पावर्स आ जाती है। तो इन सारे मैटर्स पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। अब बात की जाए कि क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो लेंदिएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। बहुत से संविधान विश्व में जो ऐसे भी हैं जहाँ की लिखित संविधान नहीं है, बल्कि केवल एक परंपरा के रूप में चीज़ें चलती हैं। इस तरह से उदाहरण आप ले सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है। तो यानी सबसे बड़ा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका है। ओरिजिनली ये जब बना था तो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे, यानी कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी इसमें। लेकिन अब संशोधन के द्वारा 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। और किस कारण से? क्या संशोधन के कारण। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अपने आप में इसमें कठोरता भी है संशोधन में और सरलता भी है। कठोरता कैसे है या सरलता कैसे है, उसका उदाहरण कि सिंपल मेजॉरिटी से भी इसमें अमेंडमेंट हो सकता है हमारे संविधान में, और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कोई बिल पास हो गया संसद से तो उसके बाद आधे से अधिक राज्यों से के द्वारा उसका अनुसमर्थन भी होना चाहिए, तब वो संशोधन माना जाएगा या वो एक्ट बन सकता है, कानून बन सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये रिजिड है अपने आप में या कठोर संविधान है। तो दोनों का मिश्रण है हमारे संविधान में। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, या फिर हम कहें कि इसका एग्जाम्पल क्या है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होने का जो एग्जाम्पल है, नागरिकता वाले प्रोविज़न में आसानी से केवल सामान्य बहुमत से ही संशोधन हो सकता है। और अगर हम बात करें राज्यसभा के प्रोविज़न में या प्रेसिडेंट के प्रोविज़न में, तो वहाँ पे फिर रिजिड अमेंडमेंट की प्रोसीजर अपनाई जाती है, यानी कि वहाँ पे आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होता है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, यानी हमने अपने देश में जो सरकार का ढांचा चुना है या तरीका चुना है सरकारों का, वो फेडरल सिस्टम है। यानी कि राज्य अपने आप में एक स्वतंत्र सरकार होती है, लेकिन सभी को केंद्र के अधीन माना जाता है और केंद्र के पास शक्तियाँ अधिक होती हैं, और इमरजेंसी में केंद्र के पास और भी ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। तो इस संदर्भ में हम कह रहे हैं कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, यानी केंद्र के साथ झुकाव है इसका। डिवीजन ऑफ पावर्स, तो डिवीजन ऑफ पावर्स किस रूप में किया गया है? यूनियन लिस्ट के रूप में, स्टेट लिस्ट के रूप में और कंकरेंट लिस्ट के रूप में। यानी कि यूनियन लिस्ट में केवल केंद्र के पास अधिकार है इन विषयों पे कानून बनाने के लिए, स्टेट लिस्ट में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही उस विषय पे कानून बना सकते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट का एग्जाम्पल क्या है कि हमारा BNS, BSA या BNSS, तो ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ की केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट का मतलब कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पुलिसिंग की बात हो, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। और यूनियन लिस्ट विशेष रूप से हम बात करें कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, तो इस तरह के मैटर पे यूनियन लिस्ट में ये सारे विषय दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान सेंटर जो है वो और मजबूत हो जाता है, और इसी वजह से हम इसे कहते हैं क्वासी फेडरल इन नेचर, कि ये प्रकृति में अर्ध संघीय व्यवस्था है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया हुआ है, यानी कि संसद होगी, संसद में चुनाव के द्वारा जो चुना जाएगा उसके नेता को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, यानी कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो, और आप कहें कि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो ये वाला सिस्टम हमारे यहाँ चलता है, बेस्ड ऑन वेस्ट मिनिस्टर मोड। वेस्ट मिनिस्टर मोड का मतलब है कि वेस्ट मिनिस्टर पैलेस है, जहाँ की वहाँ के यानी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो कार्यपालिका है उसका संबंध है उससे, तो इसी कारण से इसको हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जिस प्रकार से जो बहुमत दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा, यानी वास्तविक प्रधान होगा कार्यपालिका का, और संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। और वही बात यहाँ पे लिखी गई है, प्रेसिडेंट, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रियल एग्जीक्यूटिव। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा, यानी लोकसभा के प्रति प्राइम मिनिस्टर और उसका जो मंत्रिमंडल है वो जिम्मेदार होता है, उसके प्रति वो उसका उत्तरदायित्व होता है। फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, और ये कहाँ पे दिए गए हैं? पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी कुल 20 आर्टिकल्स में इसका प्रोविज़न किया गया है। 6 कैटेगरीज हैं इसकी,
इक्वलिटी, फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशनल और रेमेडीज़ के रूप में, यानी ये 32 आर्टिकल है आपका। और इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स, और इनको न्यायालयों द्वारा और विशेष रूप से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है। और एक 7वां आपका आर्टिकल जोड़ करके ये नया आपका मूल अधिकार बना दिया गया है, आर्टिकल 21A के रूप में, यानी शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा, ये अधिकार अब प्रदान कर दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी हमारे संविधान में DPSP के रूप में भी प्रोविज़न किया गया है, और ये प्रोविज़न किया गया पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 36 से 51 तक। इसमें भी 20 आर्टिकल्स हैं, यानी अमेंडमेंट के बाद 20 आर्टिकल हैं। और फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट के बाद 20 आर्टिकल्स हैं। और नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स, यानी DPSP का जो प्रोविज़न है ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। इसका एम क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, वेलफेयर स्टेट। तो अब बात की जाए कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों दिए गए, इनका क्या मतलब है? तो फंडामेंटल राइट्स को पहले दिन से, यानी 26 जनवरी 1950 से ही लागू कर दिया गया था। और DPSP को लागू नहीं किया गया था, बल्कि कहा गया था कि राज्य अपने रिसोर्सेज के हिसाब से इसे लागू करेंगे, अपनी नीतियों में इसका पालन करेंगे। यानी ये निर्देश है राज्यों के लिए कि आप इसका जल्द से जल्द और यथोचित पालन करें। यानी हम इसे सिविल, यानी फंडामेंटल राइट्स को हम सिविल और पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम इकोनॉमिक और सोशल राइट्स की बात कहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब ये तीसरी एक विशेषता है अलग तरह की, जो सिटीजन के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ऊपर अधिकारों की बात थी, अब ये उनके कर्तव्य की बात कर रहा है कि जो सिटीजन्स हैं हमारे, उनके ऊपर कुछ कर्तव्य भी हैं। और इसका उल्लेख आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया था, बाद में इसको कब जोड़ा गया? एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया, और स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। उसी स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे इसे जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A में इसका उल्लेख किया गया है, और क्लास A से लेकर के K तक, और पार्ट 4A में इसका वर्णन किया गया है। मोरल ऑब्लिगेशन है ये, पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की रक्षा, रेस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के लिए सम्मान व्यक्त करना, यानी हमारा जो नेशनल एंथम है, फ्लैग है, इन सब के प्रति सम्मान, और भी बहुत सी बातें इसमें दी गई हैं, और ये सभी कर्तव्य के रूप में। हालांकि इसके लिए कोई दंड का उल्लेख नहीं किया गया है, कोई सैंक्शन नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक उनकी जिम्मेदारी है, दायित्व है कि वो इसका पालन करें। इसके उल्लंघन के लिए किसी प्रकार के दंड का उल्लेख नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, और इसका उदाहरण बार बार न्यायपालिका ने दिया है। जैसा कि हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके ही चुनाव को, यानी उस समय वो अपने पद पे थी, उनके पद पे रहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था, और कहा था कि चुनाव सही तरीके से नहीं किया गया या कराया गया। तो ये अपने आप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इंगित करता है। और सिंगल जुडिशरी सिस्टम रखा गया, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, और सभी अपने अपने हायरकी के तहत कार्य करते हैं। जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न रखा गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जजेज, ये सभी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं। और जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए अगर, तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 से निकल करके आता है, और आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा वो वाइड हो जाएगा। तो यहीं से जुडिशियल रिव्यू का हम मानते हैं कि उद्भव होता है या उसका विकास होता है। सेकुलरिज्म, अपने आप में ये टर्म बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे भी लाया गया था, और ये भी 1976 में जोड़ा गया था। हालांकि हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश बिल्कुल जेन्युइन सेकुलर देश है। यहाँ पे सेकुलरिज्म अलग से लिखने या लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप देखेंगे कि पारसी हों, यहूदी हों, क्रिश्चियन हों, मुस्लिम हों, जो भी बाहर से आए उनको पूरी तरह से अडॉप्ट किया देश ने, और कभी भी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। आज की डेट में हम कह सकते हैं कि अगर हम आरोप लगाना चाहें कि फला संघ, फला पार्टी ऐसा कुछ कर रही है, तो ये एक आज के परिवेश में उनकी प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं, या उनकी अपनी राजनीति कह सकते हैं। लेकिन देश के बारे में यदि कहा जाए तो देश पूरी तरह से सेकुलर है। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पे किसी एक ईश्वर, किसी एक मत, किसी एक मतांतर
को प्रमोट करने की कोई बात नहीं की जाती है, बल्कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, मतलब इतने देवी देवता हैं, लेकिन कभी किसी भी ग्रंथ में आप या किसी भी हमारे रिलीजियस गाइडलाइंस में ये नहीं पाएंगे कि आपको ये पूजा करनी है, ऐसे पूजा करनी है, यानी कोई तरीका, कोई भगवान, कुछ नहीं। बस आपको एक ईश्वरीय शक्ति है ये मानना है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, ये केवल कहा गया है। बाकी कहीं किसी देवी देवता या तरीके की बात नहीं की गई है कि आपको इसी तरीके से पूजा पाठ या कहाँ पूजा पाठ करना है। ये भी नहीं कहा गया कि मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, कहाँ जाना है, इस तरह की भी कोई बात नहीं की गई है। तो अपने आप में ये सेकुलरिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, और जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी दूसरे रिलीजन या सेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ वर्ड ये लिखा जाता या नहीं लिखा जाता, अपने आप में देश सेकुलर है, या हमारा संविधान भी सेकुलर था। अपने आप में नो स्टेट रिलीजन, यानी राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन वो इक्वल ट्रीटमेंट करता है सभी रिलीजन के साथ, या सभी को प्रमोट करेगा या किसी को प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। यानी हमारे यहाँ अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, यानी हम तो यानी राज्य की कोई किसी धर्म को मानता नहीं है, लेकिन सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देता है, सभी को प्रमोट करता है। यानी निगेटिव वे में नहीं है कि हम रिलीजन को मानने से मना करें या किसी को रिस्ट्रिक्ट करें, ऐसा हमारे यहाँ सेकुलरिज्म नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप, यानी कुछ देशों में जैसा कि है कि सेंटर की अलग सिटीजनशिप होती है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है। जैसा कि कुछ दिन पहले तक, जब तक कि 2019 में जब तक जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट वाले प्रोविज़न थे, तब तक जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता हुआ करती थी और भारत की अलग नागरिकता हुआ करती थी। लेकिन 2019 के बाद अब वहाँ से ये व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, तो पूरे देश में अब सिंगल सिटीजनशिप नेचुरल तौर पे आ चुकी है। इंडियन सिटीजनशिप एग्जिस्ट, यानी केवल एक देश की भारतीय नागरिकता होती है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती है। इमरजेंसी प्रोविज़न, ये भी एक हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारे यहाँ इमरजेंसी के लिए अलग प्रोविज़न किया गया है, जहाँ की अभी हम लोगों ने ऊपर बात की कि केंद्र जो है वो मजबूत हो जाता है, उसके पास शक्तियाँ आ जाती हैं। तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी इसी को हम लोग जानते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपात, जहाँ की अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति शासन के नाम से जिसे आप जानते हैं, अनुच्छेद 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात, जो आर्टिकल 360 में है, और आज तक अभी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगाई गई है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी कि हमारे यहाँ सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लें, चाहे वो स्त्री हों, पुरुष हों, इवन अब ट्रांसजेंडर को भी ये राइट दे दिया गया है कि उन्हें एक वोट, एक व्यक्ति का जो नियम है वो फॉलो होता है हमारे यहाँ। और किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट में रेस, सेक्स, रिलीजन, कास्ट के बिहाफ पे उसको मना नहीं किया जा सकता कि आपका नाम हम अपने वोटर लिस्ट में नहीं रखेंगे या हटाएंगे। तो इस तरह की बात की जाए कि ये पूरी तरह से इक्वलिटी के आधार पे वोट देने का अधिकार हमारे यहाँ या हमारे संविधान में मौजूद है। इंश्योर्स इक्वलिटी इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी आप राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं उसमें भागीदारी करेंगे, इसमें समानता के साथ सभी को अधिकार दिया जाता है। स्पेशल प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? सेफगार्ड्स फॉर SC, STs, OBCs, रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन आदि की जो व्यवस्था की गई है, ये सभी आपको पता है। आर्टिकल 14, 16, 15 में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सेफगार्ड्स टू ट्राइबल एरियाज़, यानी कि असम, नागालैंड वगैरह के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, ये भी आप सभी को पता है। अर्लियर आर्टिकल 370 फॉर जम्मू एंड कश्मीर नाउ एब्रोगेटेड, यानी जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग व्यवस्था थी 370 के रूप में, जबकि उसे 2019 से हटा दिया गया है। बारोड फीचर्स, यानी कि जो हमारे यहाँ कुछ अन्य देशों से संवैधानिक व्यवस्थाएं ली गई हैं, तो क्या क्या लिया गया है? यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, यानी संसदीय व्यवस्था ली है हमने। USA से फंडामेंटल राइट्स और जुडिशल रिव्यू का प्रोविज़न लिया गया है। आयरलैंड से DPSP लिया गया है। कनाडा से फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविज़न लिए गए, यानी उन संविधानों से हमने इन्हें अडॉप्ट किया है। अब इसके बाद अगर पूरी तरह से बात करें इन एसेंस, यानी इसका पूरा एक समुच्चय या सार निकालने की कोशिश करें, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जस्टिस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बाई कॉम्बिंग द बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस विथ इंडियन रियलिटीज़, यानी भारतीय वास्तविकता में हमने बाहरी देशों से सभी अच्छी बातों को अडॉप्ट किया है। तो अब इस आधार पे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये कंसेप्ट सही है और ये टॉपिक आपको पसंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में ये बता सकते हैं कि इस वीडियो में और क्या सुधार किया जाए या किस तरह के और वीडियो आपको चाहिए। धन्यवाद।